नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। केंद्र सरकार ने हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज का गठन किया है। जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नालवेकर की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे देश में हो रहे इस डेमोग्राफिक चेंज का व्यापक मूल्यांकन करेगी। यही नहीं, धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों के पैटर्न का विश्लेषण भी यह कमेटी करेगी और इसका सुनियोजित और समयबद्ध समाधान भी पेश करेगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में घुसपैठ और अन्य कारणों से ये जो भी अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उसको राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बताया है। साथ ही लिखा है कि ये हमारी संप्रभुता के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना में गंभीर बदलाव और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक गंभीर समस्या है। इन बातों को स्पष्ट शब्दों में समझा जाए तो इसका मतलब साफ है कि जनसंख्या में बीते कई सालों में हुए बदलाव की जांच अब ये कमेटी करेगी। अमित शाह का पोस्ट उस दौर में सामने आया जब वो सीमाओं की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल से बीकानेर में चर्चा कर रहे थे। यही नहीं, उनके इस पोस्ट के ठीक दूसरे दिन एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक भी करार दे दिया। ऐसे में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे और हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ में करवा देते हैं। हमारे साथ में योगेंद्र जोशी जी जुड़ चुके हैं हमारे स्टूडियो से, जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, पूर्व आरपीएस हैं। साथ में एकलव्य सिंह जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही करणवीर सिंह राजपुरा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुछ देर में हमारे साथ में जेपी यादव जी जुड़ेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। सबसे पहले करणवीर जी, ये जो एसआईआर को संवैधानिक बता दिया, उसके बाद में अब ये जो एक्सपर्ट पोस्ट है इसको किस तरीके से कांग्रेस पार्टी लेती है? सिर्फ ये सियासी मुद्दे के तौर पर बांधती है या फिर ठीक है ऐसी कमेटी गठन होना भी चाहिए था और कमेटी को काम भी करना चाहिए, अपनी रिपोर्ट भी देनी चाहिए? आपकी आवाज नहीं आ रही है करणवीर जी मेरे पास में। करणवीर जी आपने म्यूट किया हुआ है जी। आवाज आ रही है सर? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है सर। सर मैं पहले तो स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी भारत के समर्थन में है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हमारे भाई है। आप देखिए, कास्ट सेंसस कई वर्षों से टली हुई थी। अब जब 2027 में ये प्रस्तावित है, ऐसे समय में जनसंख्या की समिति बनाना केवल और केवल आगामी समय में चुनावों से पहले सांप्रदायिक माहौल पैदा करने जैसा का मामला है। एक राजनीतिक रणनीति के तहत ये काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी तो इनसे पूछ रही है कि आप पहले तो स्वीकारिए कि पिछले 12 सालों में आपने घुसपैठ को कितना बढ़ावा दिया है, देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ आप लोगों ने किया है। कहीं ना कहीं ये स्वीकृति तो है कि आप लोगों ने जो घुसपैठ है उसको काबू में करने में या उसको संभालने में आप लोग नाकाम रहे। बांग्लादेशी घुसपैठ हो, चाहे सीमाओं के अंदर, सीमाओं के ऊपर जो भी जिस भी तरह की अनियमितताएं बरती गई वो गृह मंत्रालय के द्वारा बरती गई। और अमित शाह जो लगातार पिछले लंबे समय से गृह मंत्री बने हुए, कहीं ना कहीं ये उनकी कार्यशैली को भी दिखाता है कि सरकार जी उस सीमाओं की रक्षा करने में विफल रही। घुसपैठियों को पहले मौका दिया और अब राजनीति के तहत एक माहौल पैदा किया जा रहा है देश के अंदर, एक देश को डराने की बात की जा रही है। जनसंख्या की समिति के नाम पर जिस तरह का जो फर्टिलिटी रेट बढ़ाने का बात की जा रही है, जनसंख्या दर बढ़ाने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं ये काम पहले हो जाना चाहिए। आप देखिए 2014 के अंदर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था। चलिए मैं वापस आता हूं, हमारे साथ में जेपी यादव जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। वापस आ जाता हूं एक बार, करणवीर जी वापस आता हूं आपके पास में। जेपी यादव जी, घुसपैठियों को बढ़ावा आप लोगों ने दिया, आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ आप लोगों के टाइम हुआ, आंतरिक सुरक्षा में नाकाम आप लोग रहे। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस प्रवक्ता को दर्द हो रहा है, एक चीज तो साबित है इस चीज से कि घुसपैठियों को बढ़ावा नहीं दे रहे। जो घुसपैठिए पाले हुए थे कांग्रेस के द्वारा, उनको चुन चुन करके इस देश से बाहर फेंकने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जिस प्रकार से एनआरसी और सीए जिस प्रकार से हमारी सरकार लेके आई है, निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि किस प्रकार से देश के अंदर जो है ना एक माहौल। लेकिन कुछ लोग, मैं कहना चाहता हूं कि जो बिल इस देश के अंदर किस प्रकार से घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए जो बिल लाए गए थे, उस बिल का भी कांग्रेस ने जो है कहीं भी समर्थन नहीं किया है। और किस प्रकार से देश के अंदर एक माहौल उस बिल के खिलाफ कांग्रेस ने पैदा करने का प्रयास किया, निश्चित रूप से कांग्रेस की मंशा उससे साफ हो रही है कि कांग्रेस
इस घुसपैठ को अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। जिस प्रकार से देश के अंदर कांग्रेस की जमीन खिसक रही है, आप मान के चलिए कांग्रेस उस चीज से विचलित है और कांग्रेस इस घुसपैठ को, क्योंकि आपको पता है घुसपैठिए कौन है। आज सबसे ज्यादा घुसपैठिए आपको मिलेंगे बांग्लादेश के, मिलेंगे पाकिस्तान के, मिलेंगे कुछ अफगानिस्तान से मिलेंगे। उन घुसपैठियों को जो है किस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने जो है वो आधार कार्ड के माध्यम से, अन्य पहचान पत्रों के माध्यम से उनको इस हिंदुस्तान में रहने का परमिशन दिया। आज उन घुसपैठियों को जब हमारी सरकार इस देश से बाहर निकालने का काम कर रही है तो कांग्रेस को उस चीज की पीड़ा सता रही है। ठीक है, एकलव्य जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, असामान्य जनसंख्या परिवर्तन जो है वो हुआ, उसका विश्लेषण भी ये कमेटी करेगी, साथ में सुझाव भी देगी। क्या जरूरत है इस दौर में इस कमेटी की? देखिए ऐसा है दीपक जी कि जरूरत तो इसकी बहुत पहले से थी। अब मैं समझता हूं कि मुझे तो इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि भारत का कोई गृह मंत्री हेड ऑन ले रहा है इस इशू को और सीधे तौर पे इसकी खुल के बात कर रहा है। देखिए दीपक जी, मैं आपको बताऊं कि ये बात सही है कि माननीय कांग्रेस प्रवक्ता भी कह रहे थे कि भाई 10-12 वर्ष में क्या कर लिया मोदी जी ने। अब आप देखिए कि इस चीज से एक ये भी तो प्रश्न उठता है कि इनने 60 साल में क्या किया था? क्यों देश की डेमोग्राफी इस तरह से हो गई कि हमारे जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है? और इसको छोटे माइक्रो पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे तो आज आप हमारे जयपुर को ही उठा लीजिए, आप देखिए कि दिल्ली हाईवे की तरफ, आगरा हाईवे की तरफ, अजमेर हाईवे की तरफ सब जगह मुसलमान क्यों बसे हुए हैं? इंटेंशन क्या है? देखिए दीपक जी, आज मैं आपके दर्शकों को ये जो पॉलिटिकल इस्लाम है ना, इसके 3 स्टेजेस बताता हूं बिना किसी संकोच के। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है उसे कहते हैं दरूले अमन। जब इनकी जनसंख्या 5% से कम होती है तो ये चाहते हैं कि ये समाज में शांति के साथ रहें, एक वातावरण ऐसा बनाएं कि लोग इनके लिए स्पेस क्रिएट करें, ये घुले मिलें। सेकंड स्टेज, जब ये करीब 5-7% से ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि अभी 15% तक जो इनकी स्टेज रहती है, आप देखेंगे कि जो भारतवर्ष में स्टेज है, इस स्टेज को कहते हैं दरूले हर्ब। दरूले हर्ब में यह होता है कि कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस क्रिएट करना स्टार्ट किया जाता है, अपने मुद्दे मजबूती के साथ उठाए जाते हैं, अपने इंटेंट बताई जाती है। और थर्ड स्टेज होती है दरूले इस्लाम। दरूले इस्लाम होती है कि जब 25-30% हो जाते हैं तो किसी भी कीमत पे इस्लाम की स्थापना करना। और आपको इस विश्व का इतिहास उठा लीजिए दीपक जी, ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे 30% से ज्यादा ये लोग हैं और वो आज इस्लाम में एक ही धर्म की पॉपुलेशन बढ़ रही है लगातार, और उसी के पीछे ये नहीं है। धर्म, पहली बात तो वो धर्म नहीं है, वो मजहब है। और जिस मजहब की पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, हमारी जो आतंकी घटनाएं होती हैं देश में, जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज होती हैं, उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उसी मजहब का है। तो उसको हेड ऑन लेने का समय आ चुका है, जो भारत सरकार कर रही है। हमारे साथ योगेंद्र जोशी जी भी जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, ये कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना, ये तमाम चीजें जो है ना, वो इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि गंभीर समस्याएं ये इसके कारण हो रही है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने तो बहुत सारी जगह आपकी पोस्टिंग रही है बतौर पुलिस अधिकारी, डिप्टी सीआई। देखिए, एकलव्य जी ने बहुत सारी बातें बता दी हैं। मैं दूसरा परिप्रेक्ष्य रखता हूं जी कि यही नहीं, धर्म से धर्म में परिवर्तन, ये भी इसका मुख्य बात है। बिल्कुल यही नहीं है, मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन, एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तन। जैसे इसकी जांच की जाएगी कि एक जगह जैसे मान लीजिए 25% हिंदू हैं, आज 75% वहां मुसलमान हैं। कोई मतलब आजादी के बाद 1951 में वहां पर 75% हिंदू थे और 25% मुसलमान थे। अब स्थिति बदल गई बिल्कुल, अब वहां 25% तो हिंदू रह गए, 75% मुसलमान हो गए। तो कैसे हुए? क्या उन्होंने धर्म परिवर्तन किया? क्या उनके ऊपर कोई दबाव डाला गया? क्या उन लोगों के रिश्तेदार बाहर से आए, पाकिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए? क्योंकि पता ही नहीं पड़ रहा है। आज हमें यह पता नहीं है कि यहां इनकी आबादी जैसे एक गांव में 125 थी, आज वो 250 हो गई। अरे भाई, 250 हुई कैसे? या तो उनके बच्चे पैदा हुए हों, और अगर कोई बाहर से आया तो बांग्लादेश से आ गया, पाकिस्तान से आ गया, तो वो जांच भी ये लोग करेंगे। तो ये जो चीज है, ये पहली बार हो रही है भारत में। इससे पहले किसी की नींद ही नहीं उड़ी थी। और मैं ये कह रहा हूं कि भारत के अंदर 65 साल में 7.8% तो हिंदू घटे हैं और मुस्लिम बढ़े हैं 4.25%। तो जब इस तरह की स्थिति हमारे देश में है, उस समय में ये सेंसस करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता पता आपको?
आपको मैं बताऊं, कोटा का मकबरा थाना है, मकबरे थाने में मैक्सिमम मुसलमान है, वहां पर हिंदू अधिकारी एसएचओ लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है भाई? वहां मुसलमान ही क्यों नहीं लगाया जाता? तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो जगह बदल गई है इस तरह की, जहां लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो रही है। आप देखिए रेलवे ट्रैक, भारत के तमाम रेलवे ट्रैक हैं, उनके दोनों तरफ पॉपुलेशन है एक धार्मिक विशेष की, वो ट्रैक के ऊपर ही लैट्रिन बाथरूम करते हैं। आप देखें हालत इतनी खराब है। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये जाति जनगणना के साथ धार्मिक जनगणना और इनकी संख्या की परिवर्तन करने के बारे में जो जांच की जा रही है, ये देश के लिए अच्छा है और ये होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। करणवीर जी, आपने सुना है तर्क गिना रहे हैं योगेंद्र जोशी जी, ठीक है, आप बाकी और चीजों में तो सियासी मामले या सियासी बयानबाजियां लग सकती है, लेकिन योगेंद्र जोशी जी तो बहुत सारी जगह एसएचओ और डिप्टी के तौर पर रह चुके हैं। आप देखिए, ये तर्क अगर कहीं भी तर्क संगत होते तो इनको माना जा सकता था। मुस्लिम आबादी के बारे में कहा जा रहा है कि 1950 में ये 9.54 से बढ़कर 2015 में केवल और केवल ये 14.09 हुआ है, यानी 65 वर्षों के अंदर 4.25% का वृद्धि हुई है। वही आप देखिए फर्टिलिटी रेट की बात की जा रही है, 2% से कम सरकार खुद दावा कर रही है, ये कह रहे हैं कि बढ़ रही है, तो इनके बात ही विरोधाभासी है। और मैं सभी तीनों को पैनल से जानना चाहूंगा, आप लोगों को समस्या मुसलमान से है या घुसपैठियों से? पहले तो ये तय करना होगा। ये समिति घुसपैठियों के लिए बनी है। आप इन्होंने ये कहा कि एक साथ जनसंख्या बढ़ी सीमावर्ती इलाकों में। संविधान मुसलमान को भी उतनी ही आजादी देता है जितनी हिंदू को देता है, जितनी सिख को देता है, जितनी ईसाई को देता है। सर, ये किसी मजहब या धर्म को लेकर बात नहीं है, ये है कि सीमावर्ती इलाकों में यदि इस तरीके से बढ़ रही है जनसंख्या। आप घुसपैठियों का विरोध करते करते मुस्लिमों का विरोध करना शुरू। रणवीर जी, ये कह रहे किसी विशेष 2014 से लेकर 2019 के बीच में कितने घुसपैठियों को आपने देश से बाहर किया? कोई हिसाब किताब है आपके पास? उसके ऊपर आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। मात्र 2.5 लोगों को आप बाहर कर पाए और बार किया आपने कि हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठिए आ रहे हैं, हर चुनाव के अंदर घुसपैठिए आए थे। पर मैं ये जानना चाह रहा हूं, देश का गृह मंत्री बताए कि कितने घुसपैठियों को इन्होंने बाहर किया, और जो बाहर नहीं कर पाए उनको देश के अंदर घुसने की आजादी किसने दी? किसने देश के अंदर माहौल खराब करने की आजादी दी? सुनिए, एक मिनट पॉलिटिक्स किए जा रहे हैं। करणवीर जी, जब एसआईआर को लेकर बात होती है, उसमें भी तो जो अवैध रूप से वोटर बन गए उनको बाहर निकालने की बात थी, तो उसमें फिर पश्चिम बंगाल में मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है ऐसी चीजों को? ऐसे में असम में क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? आप निकालिए ना बाहर, मैं तो कह रहा हूं बाहर निकालिए। कांग्रेस ने 85,000 लोगों को बाहर निकाला, बीजेपी ने कितने लोगों को निकाला? मैं तो ये बात कर रहा हूं, केवल बातें ही बातें करेंगे या काम भी करके दिखाएंगे? ठीक है। आप तो घुसपैठियों का विरोध करते करते देश के मुसलमानों का विरोध करने लग गए, आप तो अब्दुल कलाम का विरोध करने लग गए, आप अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति हिंदुस्तान के संविधान का विरोध करने लगे, हिंदुस्तान की आत्मा का विरोध करने लग गए। करणवीर जी, अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति किसने बनाया था? किस पार्टी ने बनाया था? एकलव्य जी तो कह रहे हैं कि इस्लाम ये कहता है, भाई साहब बात ही जो समिति है उसके ऊपर होनी चाहिए जो जनसंख्या की बात करने जा रही है। आपको डायरेक्ट ठीक है, एकलव्य जी पहले आप जवाब दे दीजिए, उन्होंने आपके लिए कहा है कि विरोध किसका करना है। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का विरोध शुरू हो चुका है, घुसपैठियों का विरोध नहीं कर रहे हैं। मुझे हर देश विरोधी ताकत का विरोध करना है। मैंने आपसे दीपक जी ये ठीक से सुन नहीं रहे थे, मैंने पॉलिटिकल इस्लाम की बात करी थी और ये एक बहुत ही मतलब डिटेल्ड स्टडी। आप बताइए, मैंने फैक्ट गलत बोला क्या? एक देश बताओ ना इस पूरे विश्व में जहां पे कि 30% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है और वो कन्वर्ट नहीं हुआ एक इस्लामिक रिपब्लिक में। बता देंगे एक देश अगर मैं कोई फैक्ट गलत बोल रहा हूं तो। देखिए दीपक जी, एक बात को समझना जरूरी है कि आज जैसे बंगाल की ही बात ले लीजिए, आज बंगाल में इनके इंडिया अलायंस के पार्टनर ही थे ना, इनने साथ नहीं दिया लेकिन वो अलग बात है, लेकिन इनके इंडिया अलायंस के पार्टनर ही थी ना टीएमसी। वहां पे सीमावर्ती क्षेत्र में बीएसएफ इतने वर्षों से ट्राई कर रही थी बॉर्डर को पूरा कंप्लीटली फेंस करने का। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद टीएमसी वहां पे लैंड एक्वायर करके, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बीएसएफ को नहीं दे रही थी। शुभेंदु अधिकारी जी को कितने दिन लगे? 3 दिन। वो स्वयं जाके वो ऑर्डर जाके बीएसएफ को देके आए, वो सील होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और वहां पे ये सीन है कि वहां पे जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो स्वयं भाग रहे हैं छोड़ के, जिसकी तस्वीरें हमने देखी हैं। तो देखिए, अपनी आंखों से जो दिखता है, जो होता है, वो जनता की सहज बुद्धि को ना, इन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि जनता में सहज बुद्धि नहीं है। ठीक है योगेंद्र जोशी जी, आपको लगता है कि ठीक है सियासी मुद्दों की भेंट चढ़ा दिया जाता है इन सब चीजों को, यदि कोई फैसला ठीक कर रही है सरकार, यदि लगता है
यदि घुसपैठ ये बाहर जा रहे हैं, या उनका विश्लेषण हो रहा है कि कोई बाहर से इतनी जनसंख्या पॉपुलेशन कैसे बढ़ गई, वो भी है प्राकृतिक रूप से या सामान्य रूप से? दीपक जी, बड़े ताज्जुब की बात है। इसके अंदर मुसलमान से तो कोई लेना देना ही नहीं है। इसमें यह है कि एक मुस्लिम परिवार, सुन लीजिए आप, एक मुस्लिम परिवार जिसके 125 सदस्य हैं, अब वो 250 हो गए हैं। जांच ये करनी है कि भाई 250 उन्हीं में से वृद्धि हुई है या उनके काका, बाबा, दादा, मामा या कोई भाई भतीजे, कोई पाकिस्तान से आए, कोई बांग्लादेश से आए हैं, कोई उन्होंने शादी बांग्लादेश में की है, वहां की कोई मुस्लिम महिला आई है, उसके कोई रिश्तेदार तो नहीं चले आए हैं। बात यह है कि यहाँ का जो मुसलमान है वो तो रहेगा, वो तो यहाँ का नागरिक है, यहाँ का देशभक्त है, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए लोग जो आजादी के बाद 65 सालों में भारत में आए, तो उनके बारे में जांच की जाएगी कि भाई आप आए कहां से हो, आपके पीछे की हिस्ट्री क्या है, आपके दादा, मामा, चाचा ये कहां से हैं, ये तो जानकारी करेंगे ना, तभी तो पता चलेगा। ऐसे जानकारी करने के लिए जो कार्रवाई ये की जा रही है, ये कोई धार्मिक कार्रवाई नहीं है। अब आप बताइए, एसटी, एससी, हिंदू और मुस्लिम, ये है इसकी जांच का तरीका। तो कितने एसटी, एससी के मुस्लिम कन्वर्ट हुए, कितने एससी, एसटी के ईसाई बने, कितने एससी, एससी के सिख बने, ये जांच होगी कि इनमें जो धर्म परिवर्तन हुआ है वो बेसिकली पहले से चले हुए आ रहे हैं उनसे हुआ है या इन 65 सालों में हुआ है। साथ ही अवैध घुसपैठ क्या है कि यहां कोई बंगाली रह रहा है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, लेकिन वो कह रहा है कि ये जो मेरे साथ घर में रह रहे हैं ये मेरे काका, बाबा, नाना के रिश्तेदार हैं, जबकि वो बंगाली है, उनका कोई लेना देना नहीं है, बांग्लादेश से आए हैं। तो ऐसे बांग्लादेशियों को चिन्हित करके बाहर निकालना जो 2-3 पीढ़ी में यहां जमे हुए हैं भारत की आजादी से 65 सालों से, तो यह चिन्हित करना है। साथ ही अगर वहां पर जनसंख्या वृद्धि हुई है किसी एक विशेष धर्म की, विशेष जाति की, तो उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर, उनके लिए कानून व्यवस्था, उनके लिए जमीन, उनके लिए पानी, उनके लिए सब तरह रोजगार, उनके लिए संसाधनों की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। हमको जब सरकार को यही पता नहीं लगेगा कि यहाँ किस धर्म के, किस जाति के कितने लोग रहते हैं, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है, तो इस तरह की चीजों की जानकारी करना सरकार ने पहली बार देश के अंदर ऐसा हुआ है, उससे पहले किसी सरकार ने न सोचा है न करने की हिम्मत रखी। तो जी आपकी अनुमति से ना एक बात और ऐड कर देता हूँ। हम बार बार ये बोल रहे हैं, जैसे इनको ऐसा लग रहा है कि मैं मुस्लिम्स पे अटैक कर रहा हूँ। मैं मुस्लिम्स पे अटैक नहीं कर रहा। आप देखिए कि अगर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन इस देश में अगर 25-30 करोड़ है और उसमें से 1% कह रहा हूं मैं कि आतंकी माइंडसेट के हैं, तो 25-30 लाख लोग आतंकी माइंडसेट के हैं। ये जो घुसपैठिया यहां पे आके बैठे हुए हैं, इनको संरक्षण कौन देता है? किसके परिवार में रह रहे हैं? किसके घर में दे रहे हैं? उनको कौन खाना खिला रहा है? तो दीपक जी, हमें इतना ना भोला बनने की जरूरत नहीं है। हमारे यहां भी हर प्रकार के लोग होते हैं। ठीक है। जेपी जी, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का विरोध आखिर क्यों है? क्यों कांग्रेस पार्टी इस फैसले का विरोध कर रही है, यदि कोई कमेटी बना दी है? देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि कांग्रेस पार्टी, मैं पूछना चाहता हूँ, घुसपैठ को इस देश से बाहर निकालने का काम सरकार कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी को पेट में दर्द क्यों होता है? कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस चीज से तकलीफ में तो है कि आज बड़ी संख्या में, मैं कह रहा हूँ दीपक जी, बहुत बड़ी संख्या में, और सुनो, ये आंकड़ा आने वाले समय में और बढ़ेगा। ये हिंदुस्तान कोई कब्रगाह नहीं है जो कोई पाकिस्तान से आ जाएगा, कोई बांग्लादेश से आ जाएगा, अफगानिस्तान से आ जाएगा, और कोई जो है ना म्यांमार से आ जाएगा, यहाँ आकर के हमारी जमीन पे रहने का काम करेगा। मैं कह रहा हूँ आपको, हमारी सरकार इसको लेकर के कटिबद्ध है। एक इस देश से बाहर निकालने का काम हमारी सरकार कर रही है। निश्चित रूप से मुझे एक बड़ा आंकड़ा इसका रहने वाला है। कांग्रेस पार्टी से मैं कहना चाहता हूं, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए आप एक बार। अभी तो आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। एक सवाल है मेरा, मैं पूछ रहा हूं कि 2026 में जब 5 राज्यों में चुनाव थे, उससे ठीक पहले, कुछ वक्त पहले आप लोग SIR लेकर आ गए। अब क्या ये 2027 की तैयारी शुरू कर दी क्या आप लोगों ने? देखिए, ऐसा चुनाव में दीपक जी ऐसा है, चुनाव 5 साल के लिए सरकार जो है वो चुनी जाती है जनता के द्वारा। अब आप 5 साल के अंदर ऐसा तो नहीं आते सब कामों को आप एक साथ करोगे, ऐसा नहीं है। सरकार का एक पूरा जो है वो कार्यक्रम होता है, सरकार का पूरा तय होता है कार्यक्रम, कौन से टाइम में कौन सा काम करना है। जो चीज सरकार को प्रायोरिटी से लगता है, सरकार उस काम को अपनी प्रायोरिटी से करती है। ये तो काम नहीं है, तो सरकार को भी तो अभी 2 साल हुए सरकार को, तो अभी तो
अभी जो इस ये जो टेन्योर जो है आपकी बात, अभी तो सरकार को 2 ही साल हुए मोदी जी को केंद्र के अंदर, और आप ऐसा नहीं है, ये सब काम होने वाले काम है, ये सब काम सरकार प्रायोरिटी से कर रही है। इसका चुनाव से मैं कह रहा हूं आपको कोई लेना देना नहीं है। हमारी संगठन मतलब पॉलिटिकल हमारा संगठन मोदी जी ने स्वयं ही कहा 24 घंटे जनता को समर्पित है। हमारी सरकार क्या क्या अच्छा कर सकती है, जनभावनाओं के अनुसार क्या अच्छा हो सकता है, सब पे काम कर रही है। जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आप टारगेट कर रहे हो, मुस्लिम को टारगेट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप सच्चाई पे जाइए, जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां वहां हिंदू ने प्लान किया है। आप देखिए डेमोग्राफी कितनी तेजी से बदली है, उससे कानून व्यवस्था में भी इम्पैक्ट आया है, उससे सामाजिक संरचना में भी इम्पैक्ट आया है, मानते हैं उससे हर चीज पे उसका इम्पैक्ट आया है। और उसी चीज की तकलीफ जो है आज सरकार को है, और सरकार उसी चीज से देखते हुए जो है ना, उनके जवाब ले लेते हैं। बताइए, मैं कांग्रेस प्रवक्ता पूछना चाहता हूं, क्या सीए जो, अरे ठीक है, मैं वो जवाब देना चाह रहे हैं। करणवीर देश के अंदर कौन व्यक्ति रह रहा है इस देश में? आपने सुना करण से पूछा इस बात को लेकर कि क्या ये 2027 की तैयारी के जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव है उसका फायदा मिल जाए? आप देखिए, अभी ये कह रहे थे घुसपैठ के नाम से किसको दर्द हो रहा है। मैं तो इनसे पूछना चाह रहा हूं, यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने से और झूठी नेतागिरी से करने से कुछ नहीं होगा। आप तो बता दीजिए, आप बता दीजिए, आप गृह मंत्री बताते 12 साल के अंदर कितने घुसपैठियों को आप लोगों ने बाहर किया। आपका रिपोर्ट कार्ड सामने आ जाएगा ना, घुसपैठ के ऊपर कार्रवाई कौन करना चाह रहा है, कितने लोगों ने बाहर किया है, डेटा तो बता दीजिए। और जब आपका खुद का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे खुद कह रहा है कि जो फर्टिलिटी रेट है वो घटकर 2% हो चुकी है, जो 2.1 को रिप्लेसमेंट कर रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है? कहीं आपके खुद के बयान आपके विरोधाभास साबित हो रहे हैं। और क्यों नहीं बताते कि 12 साल के अंदर बातें ही मोटी मोटी करिए, काम किया है तो उसके बारे में बात कीजिए ना। देखिए, काम किया है, काम करेंगे, और उसका परिणाम अरे बता दीजिए ना भाई, कितने लोगों को बाहर किया है। ठीक है, ठीक है, समय की कमी है, एक मिनट जेपी जी, अच्छा इतने चुनाव के एक मिनट समय की कमी है, योगेश जी बताना जा रहे हैं। मुझे ये बता दें जी, सबसे ध्यान बांटने के लिए तो आप चलिए ठीक है, प्रोपेगेंडा रचते हो। चलिए मुझे ये बता दें, करना चाहते हो, ये घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, मुद्दे हैं, शिक्षा, हमारे प्रवक्ता कांग्रेस से घुसपैठिए की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि जितने घुसपैठिए आते हैं वो क्या हिंदुओं के घरों में ठहरते हैं क्या आके? वो घुसपैठिए कौन होते हैं, जो कहां ठहरते हैं? इसकी जांच तो करेंगे ना भाई। अगर हिंदुओं को आने कौन दे रहा है साहब? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, पिछले 12 साल से आने कौन दे रहा है उनको? अरे वो तो अब देखा जाएगा, लेकिन अब तो जो आगे, अब जो आगे जिनकी जांच तो होगी भाई, वो मुसलमानों के घरों में राम मंदिर और ऐसे मुसलमान जाते हैं, वहाँ किराएदार बैठते हैं, उनके घरों में रहते हैं। एक मिनट, जांच भी करेंगे, उनकी जांच करेंगे और उनमें से निकालेंगे बाहर और फिर उनको बाहर भेजा जाएगा। चलिए ठीक है, एकलव्य जी आपकी आखिरी टिप्पणी। देखिए दीपक जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसको ना अगर थोड़ा सीरियसली गंभीरता से बात करें तो एक तो फंडामेंटल इशू समझने की जरूरत है कि फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमारे सनातन धर्म में, हिंदुओं में ये प्रवृत्ति है कि हम कन्वर्जन में बिलीव ही नहीं करते, हम दूसरों को कन्वर्ट नहीं करते। परंतु यहाँ पे जो दूसरे 2 मेजर रिलीजन्स हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, वो दोनों कन्वर्ट करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि मार्को रूबियो जी भी पधारे थे, तो वो पहले मदर टेरेसा के चैरिटी होम चले गए थे बंगाल में, क्योंकि इतने दिनों से वहां पे जो CIA जो उनका अपने फंड्स जो है ऐसे ही चैरिटी होम्स के थ्रू मैनेज करती है, जो कि कन्वर्जन कराने के लिए लगे हुए हैं इंडिया में। आपको पता है, देखिए दीपक जी, ये समझना पड़ेगा कि वो जो मदर टेरेसा का चैरिटी होम है, 1950 से लेके जो यहाँ पे क्रिश्चियंस की जो जनसंख्या बढ़ी है ना हमारे भारतवर्ष में, उसमें पूरी तरह से, हर तरह से उन्हीं का रोल है। तो अगर तो ये तो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हो गए, और उसके बाद में अगर ये लोग ये फैसिलिटेट करेंगे कि बाहर के घुसपैठिए भी आके हमारी डेमोक्रेसी चेंज करें, तो 2 फ्रंट पे जब काम होगा तो एक खतरा तो है ही ना देश के लिए। ऐसा को भी सबसे ज्यादा आपके आखिरी कमेंट के लिए आता हूं उस समय। करण जी 30 सेकंड में आखिरी टिप्पणी, करणवीर जी। ये देश को राजनीतिक रूप से बांटने की कोशिश है ताकि देश का ध्यान बटाया जा सके, महंगाई से बटाया जा सके, बेरोजगारी से बटाया जा सके, और जो आर्थिक संकट हमारे सामने खड़ा है, कहीं ना कहीं भारत का
कि जनता का ध्यान कहीं ना कहीं इनको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह हिंदुओं के अलावा सारी के प्रोपेगेंडा समस्याएं चलाए दिखाई जाते देती हैं। हैं। देश के आंतरिक माहौल को अस्थिर करने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं। जो घुसपैठ के लिए 12 साल से जिम्मेदार है वो बार-बार घुसपैठ के ऊपर पिछले 12 सालों में लगातार इन्होंने देश के अंदर घुसपैठ को आमंत्रण दिया है। अब उसके ऊपर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। 1950 से 2015 के बीच में हिंदुओं की आबादी 7.82% कम हुई है और इसी तरह से मुसलमानों की आबादी 14.9% बढ़ी, ईसाइयों की आबादी 0.12% बढ़ी और 61% सिखों की आबादी बढ़ी। बताओ हिंदुओं की आबादी कम कैसे हो रही है? ठीक है, आपकी आखिरी टिप्पणी जेपी जी। देखिए दीपक जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सरकार हमारी जो है वो घुसपैठियों के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। एक भी घुसपैठिया इस हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि मौजूदा जो मुद्दे ना, आर्थिक मुद्दे हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई, इस तरीके की जो चीजें उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश। मेरी बात सुनिए, तो आर्थिक मुद्दों पे आप बात करोगे, हम उस पर भी जवाब देंगे। कहीं ना कहीं आप महंगाई दर भी देखोगे, कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से महंगाई दर 10 से 12% थी, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वो महंगाई दर 3.5 से 4% है। मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपको सब पे आप बात कर, आज आप घुसपैठ पे बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ 12 साल में नहीं आए। और जब मैं तो यही तो कर रहा हूं आपको, भाई सीएए और एनआरसी है वो यही तो तय करें डेमोग्राफी बदली है, उसका रीजन क्या है? वो लोग 60 साल से बदले हैं या उससे पहले इस देश के अंदर रह रहे हैं या पिछले कुछ सालों के अंदर तेजी से इस देश के अंदर वो आए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जेपी जी, रणवीर जी बहुत शुक्रिया, एकलव्य जी आपका बहुत शुक्रिया, साथ में योगेंद्र जोशी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए, अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज को लेकर एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी का विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी इसका खुला विरोध भी कर रही है। उनका कहना है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, जबकि बीजेपी की अपनी अलग दावे और दलीलें हैं। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना, इजाजत दीजिए, नमस्कार।